हेलो एवरीवन, गौतम स्टडी सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज बात होने वाली है आपके फायदे की। जी हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 11 जैक के तो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि आप सभी का रूटीन आ गया है क्लास 11 के एग्जाम का। एग्जाम शुरू होने वाली है 17 अप्रैल से, यानी गिन के कुछ ही दिन हमारे पास हैं। ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अब उन्हें पूरा सिलेबस कवर करने के लिए ना दिया जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके पास हो, ताकि वो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। तो देर किस बात की है, जैक ने जारी कर दिया है मॉडल प्रश्न पत्र, यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर जैक के द्वारा जारी किए जा चुके हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जैक के द्वारा जो मॉडल सेट आया है उसके सारे सेट की बात करेंगे हम लोग, सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे और साथ ही साथ उस सारे क्वेश्चंस के बेसिक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनकी भी बात मैं करूंगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। मॉडल सेट के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहला सवाल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल फॉर विच L इज इक्वल टू 3 इज। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th में अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बात यहाँ सबसेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल की जो फॉर्मूला होती है वो होती है 2 इंटू 2l+1। डियर स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला यूज करना है हमें वो करना है 2 इंटू 2l+1। और आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि l की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो इस क्वेश्चन में l की वैल्यू दी गई है 3। तो इस वैल्यू को हम लोग इसमें जैसे ही पुट करते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 2 टाइम्स 3+1 दैट इज 2 इंटू 6+1 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब आप समझ गए होंगे, अगर आपको L इज इक्वल टू 2 दिया हुआ होता तो भी हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। इसके लिए भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाते, 2 टाइम्स 2 इंटू 2+1, यानी कि इस वक्त हमारा आंसर आता 10। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कभी भी जब L की वैल्यू मालूम होगी, पता होगी, तो आप इजीली मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर, करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेवी वाटर इज। डियर स्टूडेंट्स, हेवी वाटर का फॉर्मूला जानना हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। यह है हेवी वाटर का फॉर्मूला D2O। D2O में जो D है उसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2 होता है। तो अब मॉलिक्यूलर मास निकालना काफी आसान है हमारे लिए। ड्यूटेरियम यहाँ 2 बार है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं ड्यूटेरियम के मॉलिक्यूलर मास को। तो ड्यूटेरियम का मॉलिक्यूलर मास 2 है और प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास तो आप जानते ही हो कि 16 होती है। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 20 यूनिट। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, देखकर ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर पे डिपेंड वही कर सकता है जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम या प्रेशर नाम का टर्म हो, जो वॉल्यूम और प्रेशर से डायरेक्टली रिलेटेड हो। तो आपने मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तो पढ़ा ही होगा। आपको पता है मोलैरिटी के फॉर्मूले में डायरेक्टली वॉल्यूम का कोई रिलेशन नहीं है, मोल फ्रैक्शन के भी फॉर्मूले में कोई रिलेशन नहीं है। एकमात्र फॉर्मूला जिसमें वॉल्यूम आता है वो है मोलैरिटी, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो लीटर के टर्म में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा या प्रेशर आएगा सिर्फ वही टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर तो आप समझ ही गए होंगे, इसका आंसर है मोलैरिटी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑर्बिटल दी गई है 2p ऑर्बिटल, और हमारे से 2 चीज़ों की वैल्यू पूछी गई है, एक n की वैल्यू और एक l की वैल्यू। यानी बात की जा रही है यहाँ क्वांटम नंबर्स की। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपको याद होगा मैंने पहले भी बता रखा है ये चीज़ कि l की जो वैल्यू होती है वो सबसेल को डिसाइड करती है। यानी वैल्यू ऑफ l, आप ये चार्ट जरूर याद कर लें, ज़रूर बना लें। नेम ऑफ सबसेल,
तो अगर L की वैल्यू जो होती है, डियर स्टूडेंट्स, L की वैल्यू आपको याद होगी कि L की वैल्यू 0 से शुरू होती है। L की वैल्यू अगर 0 है तो सबसेल का नाम S सबसेल होगा, L की वैल्यू 1 है तो सबसेल का नाम P सबसेल होगा, 2 पे D सबसेल, 3 के लिए F सबसेल और इस तरीके से 4 के लिए G सबसेल एंड सो ऑन आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, L की वैल्यू 0 से शुरू होती है, 0 S सबसेल को डिनोट करता है, 1 P सबसेल को, 2 D सबसेल को। फिर N के बारे में भी आपको पता होगा, हालांकि यहाँ N का कोई खास रोल है नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ N के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। N के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वैल्यू ऑफ N जो होता है वो हमें नेम ऑफ शेल बताता है और सेल की संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है सेल के नाम होते हैं K, L, M और N। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा सेल की वैल्यू जो होती है, सेल का जो नाम होता है वो n की वैल्यू पे डिपेंड करता है और सबसेल का जो नाम होता है वो l की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अभी हमारे पास क्वेश्चन है 2p। तो डियर स्टूडेंट्स, इस 2p में जो फर्स्ट वाला जो 2 है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इससे ये पता चल रहा है कि n की वैल्यू 2 है और ये जो p है ना ये l की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये p के लिए l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, p नाम के सबसेल के लिए l की वैल्यू होनी चाहिए 1। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जवाब बहुत सिंपल है, हमारा जवाब है n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1। इसे हम अपने ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1, यानी ये हमारा C नंबर ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है Which one of the following will have largest number of atoms, यानी इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ऑप्शंस का ही यूज करना पड़ेगा। जैसे कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम के बारे में बात की जाए पहले, तो आपको पता होगा कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 ग्राम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना है 1 ग्राम के कैल्शियम में कितने एटम्स होंगे। तो हमें पता होता है कि अगर कैल्शियम का मास 40 ग्राम है तो इसका मतलब 40 ग्राम के कैल्शियम में जो एटम्स होंगे वो होगी एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर को शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं 6 × 10⁻23। हालांकि ये वैल्यू 6.022 × 10⁻23 होती है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, एवोगाड्रोज नंबर किसे कहते हैं? किसी भी एटम का जो मास होता है वही एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होता है। तो कैल्शियम का मास एक्चुअली में कितना होता है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम के कैल्शियम में 1 मोल होगी, 1 मोल यानी एवोगाड्रोज नंबर हमें निकालना क्या है? 1 ग्राम के कैल्शियम में कितने एटम होंगे। तो अगर 40 ग्राम के कैल्शियम में इतने एटम्स हैं तो 1 ग्राम के कैल्शियम में हमारे पास होंगे 6 × 10⁻23/40 एटम्स। इसी तरह अगर हम लोग बात कर ले सेकेंड वाले ऑप्शन की, तो सेकेंड वाले ऑप्शन में हमें दिया गया है 1 ग्राम ऑफ Na, 1 ग्राम ऑफ Na। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे हम बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं। अगर आपको 1 ग्राम Na के अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो सेम प्रोसेस हम लोग लगाएंगे। आप देख लो सोडियम का मास कितना होता है, तो सोडियम का मास होता है डियर स्टूडेंट्स 23 ग्राम। तो अगर इसके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम ऑफ सोडियम के लिए निकालेंगे तो आपको पता है कि क्या आने वाली है। 1 ग्राम कैल्शियम के अंदर हमने जब एटम्स निकाले तो आपने देखा एवोगाड्रोज नंबर से हमने कैल्शियम के मास को डिवाइड किया। सिमिलरली जब हम लोग 1 ग्राम के सोडियम में एटम्स की संख्या निकालेंगे तो हम लोग एवोगाड्रोज नंबर को सोडियम के मास से डिवाइड करेंगे, यानी ये 23 एटम्स हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है उसमें बात की जा रही है लिथियम की। तो डियर स्टूडेंट्स, लिथियम के बारे में बात की जाए तो आपको पता है कि लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 6 या 7 होता है। चलिए मैं 7 ग्राम मान लेता हूं। तो लिथियम के लिए अगर यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 6 × 10⁻23/7। और जब यही वाली बात हम लोग चौथे और आखिरी नंबर वाले एलिमेंट जो कि एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है Cl2 के लिए की जाए तो Cl यानी क्लोरीन का मास 35.5 होता है। तो 2 टाइम्स क्लोरीन यानी कि 35.5 × 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 71 ग्राम। अब इसके 1 ग्राम में हम लोग एटम्स निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा एवोगाड्रोज नंबर डिवाइडेड बाय 71। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास चारों ऑप्शंस तैयार हैं। ये है हमारा पहला ऑप्शन, ये है हमारा दूसरा ऑप्शन, ये है हमारा तीसरा ऑप्शन और ये है हमारा चौथा ऑप्शन। अब आप इन चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चलेगा सब में न्यूमरेटर सेम है, यानी ऊपर वाली वैल्यू सब में चारों में सेम है। इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
तो डियर स्टूडेंट्स, इन चारों में सब में न्यूमरेटर सेम है, तो सिंपल सी बात है, ये जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली वैल्यू है, वो जिसमें सबसे कम होगी नंबर उतना ज़्यादा बड़ा होगा। यानी ये 40 है, ये 23 है, ये 7 है और ये 71 है। सबसे बड़ी वैल्यू 71 है डिनोमिनेटर की, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कम आएंगे, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा बताना है, तो सबसे ज़्यादा के लिए सबसे छोटे डिनोमिनेटर वाले को चुनेंगे और सबसे छोटा डिनोमिनेटर हमारे पास 7 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सवाल बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं Fe कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। Fe यानी आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, हम सभी को पता है। पहले हम लोग आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, जो कि है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो आप देख सकते हैं 2 4 6 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे हो गए, 2 6 और 2 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी 10 10 और 6 मिलाकर 26 इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सवाल ये है कि Fe जो है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आपको पता ही होगा, किसी भी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जाकर जिस सब सेल में खत्म होता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो इसके जो 6 आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाकर खत्म हो रहे हैं, डी सब सेल में। तो आंसर बहुत सिंपल है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ओके, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कितना वाटर प्रोड्यूस होगा बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। यानी हम लोग यहाँ मीथेन का कंबशन करने वाले हैं। मीथेन का फॉर्मूला आप जानते ही हो, CH4 होता है, और कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना। यानी हम लोग मीथेन का कंबशन करा रहे हैं, और आपको पता होगा कंबशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो 2 ही होते हैं। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है तो जनरल तौर पे हमें CO2 प्लस H2O मिलता है। अब बात कर लेते हैं सवाल की। सवाल हमारा ये है कि अगर 16 ग्राम ऑफ मीथेन को कंबशन कराया जाए तो वाटर कितने ग्राम का होगा। यानी हमें यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी पूछी गई है और मीथेन को 16 ग्राम लिया गया है। पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो पहले इसे बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं, जैसे ही 2 लगाते हैं हाइड्रोजन 4 हो जाता है और 4 हाइड्रोजन इधर भी है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यानी 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन मिला करके 4 ऑक्सीजन होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर 2 लगाने से ये बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग ये समझते हैं, सवाल हमारे से ये पूछा गया है कि अगर 16 ग्राम मीथेन लिया जाए तो वाटर कितने ग्राम का होगा। तो पहले ये समझेंगे अभी मीथेन कितने ग्राम का है। तो आप ध्यान से अगर इसका एटॉमिक मास निकालेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के लिए 4 × 1, यानी ये अपने आप 16 ग्राम है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो मीथेन लिया है वो ऑलरेडी 16 ग्राम है। इसका मतलब वाटर का जो भी मोलिकुलर मास होगा वही वाटर का मास इस क्वेश्चन के लिए होने वाला है। तो आप देख सकते हैं 1 मोल मीथेन के लिए हमने 2 मोल वाटर लिए हैं और 1 मोल मीथेन का जो एटॉमिक मास है वो 16 ग्राम है। तो वाटर कितने ग्राम का होने वाला है वो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 2 × और वाटर का एटॉमिक मास आप जानते हो कि मॉलिकुलर मास वाटर का 18 होता है। इसे सॉल्व करने पे आने वाला है 36 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर है वो है 36 ग्राम। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है इन चारों ऑप्शंस में से कौन से पॉसिबल नहीं होंगे। इन चारों को एक एक बार सॉल्व करके देखते हैं, फिर समझते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस तरह के कोई भी ऑर्बिटल आपको मिले तो आप समझ जाना कि जो पहली वैल्यू है वो n को डिनोट करती है। तो 2p4 में ये जो 2 है वो n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और p का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि L की वैल्यू अगर 0 है तो S ऑर्बिटल होगा, 1 है तो P ऑर्बिटल, 2 है तो ये होने वाला है D ऑर्बिटल और 3 है तो ये होने वाला है F ऑर्बिटल। दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि जो L की वैल्यू होती है वो 0 से शुरू होती है और n-1 तक जाती है। यानी कि L और n इन दोनों की वैल्यू कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकती है। n की वैल्यू कम से कम L से 1 ज़्यादा होगी, या आप ये कह सकते हो कि L की वैल्यू n से हमेशा 1 कम होगी। कम से कम, उससे ज़्यादा भी कम हो सकती है लेकिन कम से कम 1 कम होनी चाहिए। यानी n और L दोनों कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। L हर हाल में n से कम 1 छोटा ज़रूर होना चाहिए।
अब देख लेते हैं ऑप्शंस को। तो यहाँ n की वैल्यू 2 है और p के लिए हम देखेंगे l की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर l की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2, तो इसमें कोई गलती नहीं है। n हमेशा l से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पर ये बड़ा है, तो ये सही है, यानी हमें तो गलत वाला ढूंढना है, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये वाला 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि n की वैल्यू 2 है और d रिप्रेजेंट कर रहा है कि l की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, n और l दोनों की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है, क्योंकि l का फॉर्मूला ही होता है 0 to n-1, यानी l की जो मैक्सिमम लिमिट है वो n-1 ही है। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत कहने का मतलब ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है ये गलत है और हमें गलत वाला ही ढूंढना है, तो यही है हमारा आंसर। एक बार आगे के चीज़ों को भी ट्राई कर लेते हैं, एक बार आगे के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है, 0। तो n बड़ा है l छोटा है, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इसकी, n की वैल्यू 5 है और f के लिए आप देख सकते हो l की वैल्यू होती है 3, तो l की वैल्यू 3। किसी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है ये पॉसिबल नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें Cu नाम के एटम के बारे में दिया गया है, जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है और कहा गया है इसके 4th सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। आपको पता होगा कॉपर एक एक्सेप्शनल केस है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10, यानी कि इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं 3d10 और 4s1। ये देखिए, ये शुरू के 3 ऑर्बिटल्स में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इन दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर हमारे पास 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 18 28 और 1 29 इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट, सवाल क्या है कि 4th सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 4th सेल कैसे पता चलेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो आप यहाँ पर चारों तरफ देखो, 4 कहाँ नजर आ रहा है आपको, यहाँ नजर आ रहा है। तो ये हमारा 4th सेल जिसका सबसेल कौन है, s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे 4th सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई वो हो गई 1, यानी कि इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। बात करते हैं एल्यूमिनियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो 13 है ही, इसमें प्रोटॉन भी 13 है और इलेक्ट्रॉन भी 13 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका अट्रैक्शन भी अच्छा खासा होगा। लेकिन इसके अट्रैक्शन और इसके अट्रैक्शन की अगर बात की जाए, इसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों 12-12 हैं, इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल हैं। तो हमारा जवाब आएगा अट्रैक्शन ज़्यादा यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। भले ही यहाँ इलेक्ट्रॉन की भी संख्या ज़्यादा है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या भी ज़्यादा है। तो हमें ध्यान क्या देना है कि प्रोटॉन जितना हो सके ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन जितना हो सके कम हो। अगर ऐसा होगा तो एटम का साइज उतना छोटा होगा, लेकिन हमें यहाँ बात करनी है कि कौन से एटम का साइज बड़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़े होने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा हो और प्रोटॉन की संख्या जितनी कम हो। पहले बात कर लेते हैं चौथे ऑप्शन की। इसमें आप देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो एक बार फिर से Z की वैल्यू 13 हो गई, P की वैल्यू 13 हो गई, लेकिन E की वैल्यू की बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें 3 प्लस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन 13 में से 3 चले गए, तो बचे हैं हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पहचानना है कि इन सब में से सबसे बड़ा साइज किसका है। तो आप समझ सकते हो इसमें से ये जो मैग्नीशियम 2+ है, इसका साइज तो काफ़ी छोटा होने वाला है, क्योंकि 12 प्रोटॉन यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन उसकी ओर खींचा जाएगा अपने सेल के साथ, ऑर्बिट के साथ, और साइज छोटा हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा छोटा इसका साइज होने वाला है, क्योंकि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं, तो इसका साइज सबसे छोटा है, इसका साइज उससे थोड़ा बड़ा है। फिर बात कर लेते हैं इसकी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो ये इसका भी साइज़ थोड़ा कम आएगा। हालांकि इसका साइज़ डी से और बी वाले ऑप्शन से तो बड़ा होगा, लेकिन ओवरऑल साइज़ इसका भी कम होगा। सबसे बड़ा साइज़ इसका होगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या सबसे कम है। जितने ऑप्शंस हमने लिए हैं उन सब में से प्रोटॉन की संख्या सबसे कम और इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो, तो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज जो होगा वो मैग्नीशियम का होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक ऐसा एटम दिया गया जिसकी एटॉमिक नंबर 35 है। हमें बताना है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसे बताने का हमारे पास सबसे आसान तरीका है अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p। एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हमारे पास, 2 2 4 और 6 10। यहाँ से यहाँ तक भी हमारे 10 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए और ये अकेले 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खत्म हो गए। तो 10 20 और 10 30 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यूज़ कर लिए हैं। हमारे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 5। आपको पता है p सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हम लोग यहाँ पर 5 ही इलेक्ट्रॉन पुट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाके खत्म होगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन p सब सेल में खत्म हो गया है, इसलिए ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, p ब्लॉक की बात की जाए तो ये कौन सा नंबर ऑप्शन है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 रिलेटेड है एक ऐसे सवाल से जिसमें किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर पूछा जाता है, उसका नाम पूछा जाता है। यानी एक ऐसे एलिमेंट की बात की जाती है जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हो। तो जो भी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होते हैं उनके लिए स्पेशली एक रूल बनाया गया है। चलिए पहले मैं वो रूल ही आपको बता देता हूँ, इससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली बना सकते हैं। ये क्वेश्चन तो और भी काफ़ी आसान है। तो 0 के लिए हम लोग इस रूल में यूज़ करते हैं नील। 0 को कहा जाता है नील, 1 को कहा जाता है अन, 2 के लिए यूज़ करते हैं बाई, 3 के लिए यूज़ करते हैं ट्राई, 4 के लिए यूज़ करते हैं क्वाड, 5 के लिए यूज़ करते हैं पेंट, 6 के लिए यूज़ करते हैं हेक्स, 7 के लिए यूज़ किया जाता है सेप्ट, 8 को बोला जाता है ऑक्ट और 9 को लिखते हैं हम लोग एन। और डियर स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद उस नाम में हम लोग IUM लगा देते हैं, EM, और इस तरीके से नाम कंप्लीट हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि आप 1 2 3 वाले एलिमेंट का नाम लिखिए, एक ऐसे एलिमेंट का नाम लिखिए जिसके एटॉमिक नंबर 123 है, तो आप देख सकते हैं 1 को क्या कहते हैं हम लोग? 1 को कहते हैं अन, तो इसका नाम हो गया अन। 2 को बोलते हैं बाई, तो इसका नाम हो गया बाई। और 3 का नाम होता है ट्राई, तो ये हो गया ट्राई, और इसमें लगा देंगे IUM। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, अगर कोई भी नाम वॉवेल पे ही खत्म हो रहा है, आई पे ही खत्म हो रहा है और इसमें IUM ही जोड़ना है, तो हम लोग दोनों में से एक आई को स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं और सिर्फ UM लगाते हैं। तो इसका नाम हो गया अनबाइट्राइयम। अनबाइट्राइयम को अगर शॉर्ट में लिखा जाए, शॉर्ट फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं अन का पहला लेटर U है तो इसे U लिखेंगे, बाई का पहला लेटर B है तो इसे B लिखेंगे, ट्राई का पहला लेटर T है तो इसे T लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया UBT। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं आपको जो लिखने के लिए दिया गया है, जो क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ, ये है 129। डियर स्टूडेंट्स, 129 का नाम कैसे लिखा जाएगा? 1 का नाम होता है अन, 2 का नाम है बाई, 9 का नाम आप देख सकते हैं एन है, 9 का नाम एन है, तो हम लोग लिखने वाले हैं एन और IUM लगाने वाले हैं हम लोग इसमें। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाए, तो आप देख सकते हो अन बाई एनियम। तो स्टार्टिंग हो रहा है ये U से, फिर है B और उसके बाद है E। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंबल हो गया UBE। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताया गया है हैलोजेंस के बारे में बात की जा रही है कि हैलोजेंस जो होते हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। यानी ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम हैलोजेंस होता है। ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इसका एक ट्रिक होता है, आपको याद होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इसको याद करने का भी एक ट्रिक होता है हिंदी में, मैं वो भी आपको याद दिलाता हूँ। इसका ट्रिक था फिर कल बारिश आएगी आंटी। डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का ट्रिक है फिर कल बारिश आएगी आंटी।
ठीक है। फिर कल बारिश आएगी आंटी, इसमें से कोई भी एलिमेंट आपको नजर आए तो आप समझ जाइए कि ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं और इन्हें क्या कहा जाएगा, हैलोजेंस कहा जाएगा। जिसमें से F का नाम आपको पता ही है, F का नाम है फ्लोरीन, Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, Br स्टैंड्स फॉर ब्रोमीन, I is for iodine and At is here for statin. Okay, so these are the elements of group 17 which are also known as halogens। और ये पूरी की पूरी हैलोजन फैमिली हो गई हमारी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 की। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 काफी आसान है। इसमें पूछा जा रहा है चार्ल्स लॉ किसके बीच रिलेशन बताता है। तो आपको याद होगा क्लास 11th में हम लोगों ने चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ नाम के दो नियम पढ़े थे। एवोगाड्रोस लॉ भी था उसमें, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल चार्ल्स लॉ में आपको याद दिलाता हूँ। चार्ल्स लॉ कुछ ऐसा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और दूसरा हमारा जो बॉयल्स लॉ था वो था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ कोई भी आ सकता है। फिलहाल हमारा सवाल चार्ल्स लॉ पे बेस्ड है। क्वेश्चन में पूछा गया है चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस गिव्स रिलेशन बिटवीन, चार्ल्स लॉ किसके बीच का रिलेशन बताता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर है। सवाल ये पूछा जा रहा है विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी हमारे इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली एलिमेंट कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे इस पूरे यूनिवर्स में नंबर 1 पे जो सबसे ज्यादा पाया जाता है उस एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन, जो नियर अबाउट 70 to 75% ऑफ द यूनिवर्स होता है। दूसरे नंबर पे जो गैस पाई जाती है उसका नाम है, जो एलिमेंट है उसका नाम है हीलियम, और तीसरे नंबर पे जो है वो है ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे से तो पूछा गया है कि नंबर 1 पे कौन आता है, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है। तो हमारा जवाब यहाँ पे सीधा सीधा होने वाला है हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है सिनगैस, काफी नाम सुना होगा आप लोगों ने इसका। इसे हम लोग हिंदी में भाप अंगार गैस भी कहते हैं, भाप अंगार गैस। ये बना होता है दो चीजों से, CO और H2 के साथ मिलकर ये बनता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है H2 + CO, यानी इसी ऑप्शंस को आगे पीछे करके लिखा गया है। H2 + CO कह लो आप, या CO + H2, बात एक ही है। यह है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें सवाल है CuSO4.5H2O नाम के मॉलिक्यूल में पूछा जा रहा है आपसे कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं हमारे पास, वाटर यानी H2O के 5 मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें से जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच्ड हैं Cu2+ आयन के साथ। Cu2+ आयन कहाँ से आया, कॉपर सल्फेट से। और इसमें जो एकमात्र मॉलिक्यूल है वाटर का वो अटैच है SO4 के साथ, और यही वाला जो अटैचमेंट है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब हो गया एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है हमारे पास वाटर के साथ, यानी इसका जो ऑप्शन सही है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसे कहते हैं जिसमें सबसे पहले तो हाइड्रोजन होना चाहिए, नाम ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब हाइड्रोजन दुनिया के टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन दुनिया के टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से किसी भी एक के साथ जुड़ के बॉन्ड बना ले, और दुनिया के टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है F, दूसरे पे O, तीसरे पे N, यानी कि फॉन।
ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डॉन है ये तीनों। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन और N का मतलब नाइट्रोजन है। जब हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ जुड़ के बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ मिलकर अगर HF बना दे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना दे वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन के साथ मिलकर NH3 बना दे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो सवाल ये आ सकता है कभी कि क्या HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ भी है। तो जवाब है नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सिर्फ हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है, इन तीनों में से किसी एक का हाइड्रोजन के साथ होना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। इसमें बात हो रही है कार्बोकटायन की। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोकटायन किसे कहते हैं? कार्बोकटायन कार्बन का बना कोई भी स्पीशीज हो सकता है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। कार्बोकटायन बना होता है दो शब्दों से, कार्बो प्लस कटायन। यहाँ पर बात कार्बो की करेंगे तो कार्बो का मतलब होता है कार्बन और कटायन का मतलब होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें बहुत सारे कार्बोकटायन्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एक एक करके मैं सबके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर है CH3 इसे जब हम लोग तोड़ कर देखेंगे तो देखेंगे ये एक कार्बन है जिसके बगल में है CH2+, ये कार्बन, ये CH2+, और इस कार्बन पे 3 बार CH3 अटैच है। तो ये हो गई CH3 और CH3। ओके, अब बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन है हमारा CH3 तो इसे जब हम लोग लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा CH3 और प्लस। ओके डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। ये A नंबर वाला एग्जाम्पल था हमारा, ये था एग्जाम्पल नंबर B। ये एग्जाम्पल नंबर C है, जो गलती से B दिया हुआ है आप देख सकते हैं, उसे आप C कर लीजिएगा। ये है हमारा CH3 इसे जब हम लोग लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा लिखाएगा CH3 और आखिरी नंबर जो D नंबर वाला हमारा ऑप्शन है वो कुछ ऐसा है CH3 तो डियर स्टूडेंट्स, इसे तोड़कर लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा CH+CH3 अब हम लोग बात करते हैं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की। शायद इसमें स्टेबिलिटी ही पूछी जा रही है। जी हाँ, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? तो आपको याद रखना है कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो इस प्रकार होती है। 1 डिग्री कार्बोकटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकटायन, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकटायन। याद रखना है आपको, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकटायन। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 डिग्री है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सीधा कार्बन पे है और इसके बगल में एक ही कार्बन मौजूद है। इस कार्बन की बात की जाए, इस कार्बन की बात तो हमने कर ली है, 1 डिग्री है। इस कार्बन की बात की जाए तो इसके आसपास 1 2 3 इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके अगल बगल 3 कार्बन हैं, तो यानी ये है 3 डिग्री। इस कार्बन के अगल बगल, इसके जस्ट बगल में एक कार्बन था तो ये 1 डिग्री था, इसके जस्ट बगल में एक कार्बन है तो ये भी 1 डिग्री है, और इसके जस्ट बगल में 2 कार्बन है। इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में 2 कार्बन है, तो ये 2 डिग्री हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूछा जा रहा है कि आज के ज़माने के हिसाब से सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है जिसके मदद से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं और उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखनी है, आज की सबसे मॉडर्न टेक्निक का नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में यहाँ दिख रहा है, तो बी हो गया इसका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, डिस्टिलेशन का यूज़ आज हमारे पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है। डिस्टिलेशन का यूज़ बेसिकली मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए किया जाता है। इससे अल्कोहल को प्यूरिफाई किया जाता है, इससे क्रूड ऑयल को भी प्यूरिफाई किया जाता है, यानी कि पेट्रोलियम वगैरह जो बनाया जाता है उसकी रिफाइनिंग भी डिस्टिलेशन मेथड से ही की जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
क्वेश्चन नंबर 20 शायद दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है। इसमें सीधे शब्दों में पूछा गया है कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम आप जानते हैं, इसे हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं। ये चॉक का फॉर्मूला होता है, ये मार्बल का भी फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में हमारे पास जो दिया गया है वो है लाइम वाटर, जो कि ये नहीं है, क्विक लाइम नहीं, मिल्क ऑफ लाइम भी नहीं, और लाइमस्टोन यानी कि ये लाइमस्टोन ही ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो गया लाइमस्टोन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करने का वक्त आ गया है। 40 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक ही वीडियो में 40 क्वेश्चन बताना शायद संभव ना हो पाए, ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी ना रहे, इसलिए हम लोग 20 क्वेश्चंस का ही ये वीडियो अभी बना रहे हैं। बाकी के 20 क्वेश्चंस जस्ट मैं अगले दिन अपलोड करने वाला हूँ, उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी सेट्स मार्केट में आए हैं, सेट तो अच्छे आए हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो गलत हैं। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस भी गलत हैं। तो आप चाहते हैं कि उन सारे क्वेश्चंस का सही और एक्यूरेट जवाब आपको मिले, तो आप वीडियो जरूर देखिए। किसी भी बुक पर आंख बंद करके आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। XYZ पब्लिकेशंस की जो भी बुक्स आई है, हो सकता है आप एग्जाम में उस बुक के सारे आंसर याद करके जाएं और बुक में गलत आंसर दिया हुआ हो और आप वही गलत आंसर लगा करके आएँ और एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो का अगला पार्ट जल्दी ही हम लोग अपलोड करेंगे। इसके अलावा फिजिक्स की वीडियो बनाई जाएगी, उसके भी पूरे 40 के 40 क्वेश्चंस और मैथ्स के भी 40 के 40 क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते हमेशा की तरह आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। आगे भी इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने में हमारी हेल्प कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।